आज से हम शुरुआत करेंगे। जो हम क्लासें लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन क्लासों में से हर एक क्लास के अंदर से कुछ क्वेश्चन हम निकालेंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने टेस्ट सीरीज के रूप में रखेंगे, जिनमें क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, ऑप्शन भी होंगे, और हर एक ऑप्शन को काफ़ी अच्छे से हमने बनाया है और काफ़ी अच्छे से पूरा क्वेश्चन हमने तैयार किया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर कहा गया है कि जो भी अब एग्ज़ाम होंगे वो सारे एग्ज़ाम आईएएस लेवल को बेस बनाकर होंगे, मतलब कि थ्योरी के साथ होंगे, सिंपल से। और अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, हमें पता है कि थ्योरी काफ़ी ज़्यादा डाली जा रही है। मतलब एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, 3 लाइनों में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर जो ऑप्शन है वो भी 2-2 लाइनों में कंप्लीट होते हैं। तो काफ़ी बड़ा पेपर बनता है, काफ़ी ज़्यादा पेज वाला पेपर बनता है। तो पहली बात तो हम पेपर देख के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा पेपर है। फिर हम धीरे-धीरे जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि इतनी थ्योरी पढ़ना, इतनी थ्योरी को समझना। तो उसी आधार पर और उसी लेवल पर हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं। हर एक सब्जेक्ट को लेकर हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो प्लेलिस्ट डाली है तो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, हमारी 6 या 7 क्लासें अभी तक आई है, उन पे उन्हीं क्लासों को लेकर हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में। क्वेश्चन हर एक क्लास जो लगभग 10 मिनट से 14 मिनट या 15 मिनट तक की थी, उस क्लास में हमने लगभग 5 क्वेश्चन निकाले हैं, काफ़ी थ्योरी के साथ और काफ़ी बेस के साथ, ताकि आपकी क्लास भी कंप्लीट हो, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो और नोट्स के साथ आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। तो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, और आज की हमारी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। अब एक बात समझ लेना आप कि आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज़ काफ़ी अच्छे से हमने इनको तैयार किया है और सीक्वेंस वाइज हमने इनको लगाया है। जैसे ही पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पूरा थ्योरी के साथ क्वेश्चन है, काफ़ी समझ के ऊपर वो क्वेश्चन बनाया गया है। धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। शुरुआत की क्लास होगी तो इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन हम रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी, हम क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन डाले गए हैं वो ऑप्शन भी हमने काफ़ी गहराई से उठाए हैं, काफ़ी अच्छे से हमारे क्लास में से ही हमने उनको अच्छे से क्लास को देखा, फिर अच्छे से क्लास के नोट्स तैयार किए और उन नोट्स में से हमने ऑप्शन उठाए हैं। तो काफ़ी डिटेल में ऑप्शन भी आपको मिलेंगे जो आपकी समझ को बढ़ा देंगे। उसके बाद जैसे ही आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे, और वो आंसर भी सिर्फ हम ऑप्शन नहीं बताएंगे, उस आंसर की हम आपको व्याख्या बताएंगे कि उसकी व्याख्या क्या हो सकती है। तो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्थानीय स्वशासन को लेकर। एक चीज और है इसमें, उसको समझ लेना। जैसे ही हमने सारे नोट्स तैयार किए, अगर आप लिख सकते हो साथ में तो आप लिखिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और पता कीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो फिर आप प्लेलिस्ट जाके हमारी देख सकते हो। जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आता है, तो फिर अगर आप नोट करना चाहो तो इसी वीडियो की लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हम इस लिंक को डालेंगे, हमारे ब्लॉग को। उसके अंदर आप जैसे ही ओपन करोगे, आपको सीक्वेंस में पूरा मैटर वहाँ पे ऐसा का ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा जो हमने तैयार किया है। तो वहाँ से आप जाके नोट्स भी कर सकते हो या पीडीएफ भी आप बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन को लेकर आप देख सकते हो और समझ सकते हो इसको। हम इसको बोल के आपको बता देते हैं। क्वेश्चन देखना कि भारतीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं, के अभाव में शुरुआती विकास मॉडल की विफलता का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, जो भारतीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण के अभाव था। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे विकेंद्रीकरण लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइज लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि विकेंद्रीकरण मतलब पावर केंद्र में नहीं है, पावर गांव में है। और आगे एक शब्द और देखिए, वहां पे लिखा हुआ है अभाव। अभाव का मतलब है कि बिना, के बिना। यही होता है थ्योरी में क्वेश्चनों का खेल। इन खेल को अगर समझेंगे तो काफी आसान हो जाती है थ्योरी। अब विकेंद्रीकरण के बिना मतलब केंद्र के हाथ में ही पावर है, अभी गांव के हाथ में पावर नहीं है। तो उसके अभाव के कारण विकास का मॉडल जो था, उसके कारण क्या थे। और अब ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए, उसको ध्यान से पढ़िए आप। ग्राम स्तर पर वित्तीय संसाधनों की अधिकता, मतलब गांव में जो वित्तीय संसाधन थे वो पहले ही काफी ज्यादा है,
तो केंद्र को ये जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कि वो गाँवों के अंदर अ, जो योजना मतलब लोगों के हाथों में पावर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा, योजनाओं का निर्माण दिल्ली में होना और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति का ना होना, योजनाओं का निर्माण दिल्ली में होना और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति का ना होना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, सी पॉइंट है जो राज्यों द्वारा केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं को अस्वीकार करना। और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र में केवल तकनीकी शिक्षा पर जोर देना। अब ऑप्शन बी को वापस देखिए, योजनाओं का निर्माण दिल्ली में होना और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति का ना होना। पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है उसमें विकेंद्रीकरण का मॉडल का अभाव था, उसके बिना उसके साथ मतलब विफलता का कारण क्या रहा है। अब योजनाएं जो बनाएगी दिल्ली में बनाई गई, गाँव में नहीं पहुंच पाई, तो कारण सबसे बड़ा यही है। अब ऑप्शन बी की लैंग्वेज को देखिए, आपको वही लैंग्वेज मिलेगी जो आसान भाषा में हमने आपके सामने रखी। अब इसकी व्याख्या देखिए कि व्याख्या क्या हो सकती है, उसको समझते हैं। व्याख्या को ध्यान से पढ़िए ना। जैसा कि क्लास में और हमने चर्चा की है कि आज़ादी के बाद भारत ने टॉप डाउन मॉडल अपनाया। योजनाएं दिल्ली में बनती थी जिससे वे ग्रामीण वास्तविकताओं से दूर रही। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि जब तक स्थानीय लोगों, सरपंच पंच के हाथ में शक्ति नहीं होगी तब तक योजनाएं सफल नहीं होगी। वास्तविक लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सत्ता का बंटवारा, विकेंद्रीकरण निचले स्तर पर हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद बलवंत राय मेहता का नाम आया है। यहाँ पे आप चीज को समझ जाना कि उन्होंने कितना जोर लगाया था कि लोगों के हाथों से जब तक चुनाव नहीं होगा पावर का, जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो उनके विकास के कामों में योगदान देगा, मतलब विकास के कामों को उसी के द्वारा लागू किए जाएंगे, जब तक योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई वो पूरी तरीके से विफल रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड रिपन थे 1882 के अंदर, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया उनके, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया था, मतलब उनको एक तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 1882 की ये बात है, लॉर्ड रिपन उनके द्वारा जो उनका प्रस्ताव था उसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए और ऑप्शन जो आएंगे उससे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि हम पहले हिस्ट्री में जाएंगे। तो राजा जोहन थे 1600 के आसपास। तो जोहन ने सोच लिया था कि लोगों के हाथों में पावर देनी ही है, ठीक है, क्योंकि लोग मांग करने लग गए थे पावर की और आंदोलन भी हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी उसके आधार पे। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि लोगों के हाथों में राजा का जो पावर है वो लोगों के हाथों में भी हो, लोगों के हाथ में भी कुछ शक्तियां दी जाए। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यही कहा गया, दोहराया गया कि जब तक गांवों के अंदर पावर नहीं दी जाएगी तब तक उनका विकास ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो मेग्ना कार्टा जो कहा जाता था उसी मेग्ना कार्टा को कहा गया। अब ऑप्शन देखिए आप। अब आप चारों ऑप्शन को आपके सामने है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए और फिर बताइए कि इनमें आंसर कौन सा सही हो सकता है। फिर हम जो सही ऑप्शन है उसकी व्याख्या करते हैं। आपके सामने चारों ऑप्शन है। ऑप्शन बी राइट है इसमें, ठीक है, आपने समझ गए होंगे इस चीज को। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप, ऑप्शन बी क्यों राइट है। अभी हमारे देश में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर मान लो कि कोई सरपंच है या प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पार्षद है, कोई भी है जो 5 साल में चुन चुन के आता है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार भी कर लेंगे तो वो 5 साल के लिए कर लेंगे, उसके बाद जैसे सत्ता बदलेगी तो पावर दूसरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि यही पावर हम आईएएस अधिकारियों के पास पूरी तरीके से दे दें कि जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव बंद हो जाए और आईएएस अधिकारी जो भी हो उनके हाथ में, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अच्छा विकास कर पाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि उनमें से व्यक्ति भ्रष्टाचार निकल जाए, तो यहाँ पे तो 5 साल की बात है, वहां पे तो 70 साल की बात है। यहाँ पे तो वापस हिसाब मांगा भी जा सकता है, वहां पे किससे हिसाब मांगोगे, क्योंकि उनकी तो नौकरी भी नहीं जा सकती और इतनी पावरफुल हो जाएगी वो चीजें।
इसलिए चुनाव होना जरूरी है और ये कम समय के लिए होते हैं। अच्छा है कि 4 साल ही कर दो इसको, तो 5 साल ही मतलब को 4 साल ही कर दो, 4 साल में ही अच्छा है। ठीक है, तो कह रहे हैं बस, ठीक है नहीं होगा ऐसा तो, लेकिन 4 साल मतलब जितनी ज्यादा कम पावर रहेगी ना उतना ज्यादा कम भ्रष्टाचार कर पाएंगे ये लोग और बदलती रहेगी सत्ताएं। तो ऑप्शन बी जो है उसकी व्याख्या आप सुनना, हम आपको बताते हैं। आपके सामने ऑप्शन जो बी था उसकी व्याख्या लिख रखी है ऐसी कैसी। रिपन का 1882 का प्रस्ताव आधुनिक स्थानीय स्वशासन की नींव माना जाता है। उन्होंने ये विचार रखा कि स्थानीय मामलों का प्रबंधन वहां के स्थानीय लोगों द्वारा होना चाहिए, न कि केवल सरकारी कलेक्टरों द्वारा। इसी के बाद भारत में जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं के व्यवस्थित जो गठन व्यवस्थाओं का जो गठन था वो शुरू हुआ, उनका व्यवस्थित गठन शुरू हुआ था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्वेश्चन तीसरा है उसको ध्यान से देखिए। जो पंचायत समिति की बात की गई, ये पंचायत समिति त्रिस्तरीय बनाई गई। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं बनाओ, त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई तो उनमें पंचायती समिति की बात आई। अब पंचायती समिति का क्वेश्चन देखिए कि पंचायती समिति के हाथ में क्या पावर थी। ठीक है, समझना, ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन आपको बताने की कौन सा राइट है, लेकिन हम थोड़ी आपकी समझ बढ़ा देते हैं। 3 स्थितियां बनाई गई। अब एक हाथ में पावर नहीं रखी जा सकती थी। सरपंच को, ग्राम पंचायत को अलग पावर दी गई, पंचायत समिति को अलग पावर दी गई और जिला परिषद को अलग पावर दी गई। अब आपको बताना है कि पंचायती समिति में जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है आपके सामने, यह यह जिला परिषद को पूरी तरह समाप्त कर सीधे राज्य से जुड़ती है। ऑप्शन बी है कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सीधे राष्ट्रपति को भेजती है। ऑप्शन सी है, यह जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के बीच विकास योजनाओं और फंड के वितरण के लिए एक मध्यस्थ सेतु का कार्य करती है। ऑप्शन डी है, यह केवल ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। काफी शानदार ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी काफी शानदार है। तो आंसर कौन सा है आपका दीजिए, फिर इस पर व्याख्या पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी क्यों सही होगा, किसी एक हाथ में पावर नहीं दी जा सकती है, पावर बांटी गई है और बीच में रखा गया है मध्यस्थता के लिए। जैसे जमींदार हुआ करते थे पहले, अंग्रेज जमींदारों को बोलते थे कि आप गांव से लगान वसूल कीजिए और हमें दीजिए, तो बीच में जमींदार अपना रख लेते थे। ये पंचायती समिति भी ऐसी है, जिला परिषद को बताएगी गांव में कितना काम हुआ है, पैसे लेगी, इधर देगी उधर देगी, ये मध्यस्थता करने का काम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या जो हमने की उसको आप देखिए, हम पढ़ते हैं उनको। जिला परिषद उच्च स्तर फंड और नीतियों का प्रबंधन करती है, जबकि ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करती है। पंचायत समिति इन दोनों के बीच की कड़ी है, यह सुनिश्चित करती है कि जिले से पैसा मिला सही गांव तक पहुंचा है या गांव की समस्याएं जिले तक पहुंचे। ये जो बात है ये जिला परिषद के हाथ में, सॉरी पंचायत समिति के हाथों में होती है। हमने हमारी जो क्लास ली थी हमने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, उस चौथा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, देखना। गांधी की बात आई है, गांधी के दर्शन की बात आई है, गांधी के नैतिक मूल्यों की बात आई है। गांधी ने क्यों कहा था कि जो गांव है उनसे विकास की शुरुआत होनी चाहिए। देखो, कोई भी होता ना गांधी की जगह तो यही होता, यही कहता। कारण क्या था, असहयोग आंदोलन जैसे ही विफल रहा, जैसे ही उसको वापस लिया गया, महात्मा गांधी को लग गया था और उनके जो गुरु थे उनको लग गया था कि अब बात नहीं बनेगी, भारत के लोगों को आंदोलनों में आना पड़ेगा, क्योंकि बात लोगों की जिंदगियों की है। यहाँ पे आज़ाद करा के दूसरे हाथों में हम आज़ादी नहीं दे सकते, मतलब कि गुलामी नहीं दे सकते हैं। अंग्रेजों से आज़ाद करा के वापस राजा के हाथों में हम देश नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भारत के अंदर साक्षरता दर बिल्कुल ही कम हो या खत्म हो। ठीक है, साक्षरता दर बिल्कुल ही खत्म हो, पढ़े लिखे ही लोग नहीं है, लेकिन लोगों के पास समझ है, किताबें नहीं पढ़ी है लेकिन जिंदगी से काफी सीखा है। तो गांधी का यही मानना था कि लोगों को आंदोलन में लाया जाए, उनको नैतिक बातें बताई जाए, उनको समझाया जाए, और फिर जब हम आज़ाद हों तो उन्हीं लोगों का विकास सबसे पहले किया जाए। जो शहरों के लोग थे, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो तो पहले ही विकसित थे, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी सारी नौकरियां दे दी थी पहले ही। लेकिन जो गाँव के लोग थे उनका विकास जरूरी था, तो सिंपल सी सोच थी। अब यहाँ पे सेवा क्षेत्र की बात आती है, सॉरी प्राइमरी सेक्टर की बात है, कृषि क्षेत्र की बात आती है, तो भारत तो पूरा कृषि पे निर्भर था। और दूसरी चीज देखिए, अगर
प्राइमरी कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र दे पाएगा, तो फैक्ट्रियों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से सामान पहुंच भी पाएगा। दूसरी चीज़, गाँव के अंदर भी काफ़ी विकास के मॉडल उपलब्ध होने लग जाएंगे। तो गांधी की सोच यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों का विकास हो। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए आप कौन कौन से जो, क्योंकि गांधी चाहते थे कि शहर पूरी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन ही विनिर्माण क्षेत्र का आधार है और यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता को जन्म देता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में मशीनों का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक होता है। और डी है, क्योंकि गांधी जी केवल सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते थे। ऐसा नहीं है। देखो ऑप्शन चारों आपके सामने, आपको बताना है कि आंसर कौन सा है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझना, हमने गांधी जी नहीं बोला, गांधी बोल दिया, तो ये कोई हमने कोई मतलब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ शब्द निकल जाते हैं मुंह से, ठीक है, तो उसको आप गलत ना लें। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो, और जिनका मॉडल था, वो मॉडल नैतिक नियमों पर आधारित था। वो लोगों को मतलब स्पोर्ट में आगे ले जाना, उनकी भावनाओं को कदर करना, आंदोलन में महिलाओं को शामिल करवाना, ये सारी चीजें, तकनीकी जो स्टाइल थी उनकी, ये राजनीति जो पॉलिटिकल जो गेम था उनका, ये खेला जा रहा था लोगों के लिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है उसको चुनिए, फिर व्याख्या करते हैं हम। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो राइट होगा वो राइट होगा। देखो क्यों होगा, व्याख्या आपके सामने, सिंपल सी बात है। गांधी जी गांव का विकास चाहते थे ताकि गांव के अंदर ही मशीनीकरण की शुरुआत हो जाए। दूसरी, कि लोग उनका रोजगार ना छीने, ये मशीन उनका रोजगार ना छीने। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां थी। तो व्याख्या आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, व्याख्या हम डाल देंगे, लेकिन ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना और आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी समझ को निर्धारित करेगा। ये जो गांव होते हैं वो किस तरह शहर बनने लगते हैं, उन पर आधारित है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम, इनके मापदंड क्या है इनके बनने के, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी, कहाँ पे पैसों की बात होगी, कहाँ पे क्या चीज़ें, जो ऑप्शन आपके सामने है तो आंसर दीजिए। और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई के साथ हमने आपके सामने रखे हैं हमारी क्लास को लेकर। और ये ऐसे कैसे, आप जब यूट्यूब की आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जब यह सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।